देखिए आज आईपीसी में जो है हम आपराधिक दुर्विनियोग को पढ़ेंगे। आपराधिक दुर्विनियोग जो है 403 में बताया गया है, सेक्शन 403 में। सेक्शन 403 में जो है आपका आपराधिक दुर्विनियोग को बताया गया है कि आपराधिक दुर्विनियोग जो है क्या होता है। तो आपराधिक दुर्विनियोग को जो है आपके सेक्शन 4 में जो है बताया गया है। सेक्शन 4 में क्या बताया गया? दुर्विनियोग बताया गया। आपराधिक दुर्विनियोग सेक्शन 4 में, सॉरी 403 में। सेक्शन 403 में जो है आपराधिक दुर्विनियोग आपका बताया गया है। सेक्शन 403 आईपीसी आपराधिक दुर्विनियोग। अब देखेंगे कि भाई दुर्विनियोग होता क्या है। तो दुर्विनियोग को संहिता में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। दुर्विनियोग को संहिता में जो है कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है कि दुर्विनियोग होता क्या है। लेकिन जो है इसकी परिभाषा और नाम से स्पष्ट है कि दुर्विनियोग का क्या अर्थ होता है? आपराधिकृत प्रयोग। आपराधिकृत प्रयोग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई संपत्ति जिसके आप जो है हकदार नहीं है, उसका आपके द्वारा जो है इस्तेमाल करना, उसको क्या कहते हैं? उसको दुर्विनियोग कहते हैं। कुल मिला के जिस चीज के आप हकदार नहीं है, या जिस वस्तु के आप हकदार नहीं है, जिस संपत्ति के आप हकदार नहीं है, जिसको इस्तेमाल करने के आप हकदार नहीं है, उस चीज को आप जो है बेईमानी पूर्ण आशय से क्या कर लेते हैं? अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसको जो है आपराधिक दुर्विनियोग कहते हैं। ठीक है। जब गलत तरीके से, गलत नियत के साथ आप किसी दूसरे की संपत्ति को इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे आपराधिक दुर्विनियोग कहते हैं। ठीक, बेईमानी पूर्ण आशय से। तो 403 में क्या लिखा है? ये लिखा है कि जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो वही अर्थ हुआ कि जो कोई किसी दूसरे की संपत्ति को बेईमानी से, बेईमानी पूर्ण से होना चाहिए, बेईमानी से क्या करता है? अपने लिए या तो इस्तेमाल कर लेता है या संपरिवर्तित कर लेता है। कैसी संपत्ति? जंगम संपत्ति, यानी चल संपत्ति। जंगम संपत्ति होना चाहिए। तो इसकी विषय वस्तु भी जो है जंगम संपत्ति है। कोई जंगम संपत्ति है, चल संपत्ति कह सकते हैं, चल संपत्ति कह सकते हैं हम, चल संपत्ति। कोई चल संपत्ति आदि है, उसको जो है अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है बेईमानी पूर्ण आशय से, मतलब जिसका वो हकदार नहीं। कुल मिला के दूसरों की संपत्ति का आपने इस्तेमाल कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे? दुर्विनियोग कहेंगे। इसमें सजा कितनी है? 2 वर्ष तक की सजा है, केवल 2 वर्ष तक का कारावास है, या फिर जो है जुर्माना, या फिर दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। तो छोटा सा अपराध है, सेक्शन याद रखना है। 403 में जो है आपराधिक जो है आपके दुर्विनियोग को परिभाषित किया गया है। और जो है कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 2 वर्ष तक का जो है कारावास या फिर जुर्माना, या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। देखिए अब 2 बात आती है, चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग में अंतर क्या होता है। देखिए जो आपराधिक दुर्विनियोग होता है उसमें कब्जा निर्दोष पूर्ण रूप से लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो दुर्विनियोग जो होता है उसमें कब्जा मतलब जब आपके पास कब्जा आया था उस समय आपका कोई बेईमानी पूर्ण आशय वगैरह नहीं था, लेकिन उसके बाद आपकी नीयत जो है खराब हो गई और आपने उस संपत्ति को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। तो इस प्रकार जो अपराध किया जाता है वो दुर्विनियोग कहलाता है। एक उदाहरण भी इसमें दे रखा है कि काजू या का मित्र, जो मैंने पहले बताया, पुस्तकालय में जाता है और या की अभिव्यक्त सम्मति के बिना एक पुस्तक वगैरह जो है ले आता है। वो उसको लगता है कि भाई मेरे को दोस्त की जो है सहमति प्राप्त है, विवक्षित, अभिव्यक्त और विवक्षित, तो उसे लगता है विवक्षित जो है सहमति प्राप्त है, पुस्तक ले आता है। पुस्तक उस समय लाया, उस समय तो कोई बेईमानी पूर्ण आशय नहीं था। अगर उस समय ही अगर बेईमानी पूर्ण आशय होता तो फिर वो चोरी हो जाती। उस समय जब पुस्तक लाया था उस समय उसका कोई बेईमानी पूर्ण आशय नहीं था, केवल पढ़ने की दृष्टि से वो लेके आया था, बेईमानी पूर्ण कोई आशय नहीं था। लेकिन बाद में जब लेके आया उसके बाद नियत बदल गई और लगा कि भाई दोस्त को तो पता पड़ेगा नहीं, इसको बेच देते हैं, तो ये कौन सा अपराध होगा? ये दुर्विनियोग होगा। तो ये थोड़ा सा मोटा सा अंतर है चोरी में और इसमें। चोरी में जो है जब कब्जा हम किसी के कब्जे से संपत्ति को लेते हैं उसी समय जो है हटाते हैं, उसी समय हमें हमारे जो है मन में क्या होता है? बेईमानी पूर्ण आशय होता है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें उस समय बेईमानी पूर्ण आशय नहीं होता जब संपत्ति हमारे पास आती है,
उसके बाद जो है हमारी नीयत खराब हो जाती है और हम उसका दूसरे की संपत्ति को, जैसे कि उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, आपको जो है रास्ते में किसी का पर्स डला मिला, आपने उठा लिया, उस समय वो चोरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी का कब्जा नहीं है, आपने उठाया, अब उठा के आपने खोला, खोल के देखा उसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, अब आपकी नीयत खराब हो गई। आपने क्या किया, आपका फर्ज क्या बनता है कि उसको जो है, जो व्यक्ति का है उसके पास पहुंचाए, है ना, या फिर पता वगैरह है या पता लगाने की कोशिश करें, नहीं करा और आपने क्या करा, आपने वो पैसे यूज कर लिए, तो वो क्या है, वो दुर्विनियोग, चोरी ना हो के वो कौन सा अपराध है, वो दुर्विनियोग है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, दुर्विनियोग कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण है कि मान लीजिए एक घोड़े का उदाहरण है इसमें, कि एक घोड़े का जो है, दो व्यक्ति स्वामी थे, दो व्यक्ति जो है घोड़े के जो है संयुक्त जो है स्वामी है, इसमें लिखा है लाने के आसे का कब्जे में उसे ले लेता है। इसमें का और खा एक घोड़े के जो है संयुक्त स्वामी, का उस घोड़े का उपयोग में लाने के आसे से खा के कब्जे में से उसे ले लेता है। मतलब दो स्वामी थे। अब देखिए, जब कोई चीज दो लोगों के बीच में होती है तो कभी किसी को जरूरत पड़ती है, कभी किसी को जरूरत पड़ती है, तो इसमें से एक स्वामी को जरूरत पड़ी, उसने उस घोड़े को जो है उसके कब्जे में से ले लिया। का को उस घोड़े का उपयोग में लाने का अधिकार है, इसलिए वह उसका बेईमानी से दुर्विनियोग नहीं है। देखिए, ये तो जानते ही हैं कि आप जो दो लोगों की संपत्ति जो है जब होती है तो दूसरा व्यक्ति उससे लेता है, तो इसको बेईमानी से लेने तो कह नहीं सकते आप, क्योंकि दोनों को हक है ना, कि कभी आप ले जाना, कभी हमने मालूम मिलके कोई गाड़ी खरीद ली कि चलो अपन मिलके खरीद लेते हैं, जब तुम्हें जरूरत पड़े तुम ले जाया करे, जब हमें जरूरत पड़े तो हम ले जाया करेंगे। ऐसे ही उस दो दोस्तों में से जो घोड़ा था, जिसको जरूरत थी एक दोस्त को, उसने मांग लिया, तो चूंकि यहाँ पे दोनों को हक है इस ले जाने का, इसलिए इसमें जो है बेईमानी से तो शब्द आएगा ही नहीं कि उन्होंने बेईमानी से जो है उसको लिया, दुर्विनियोग किया। किंतु यदि का उस घोड़े को बेच देता है और संपूर्ण आगम अपने पास रख लेता है, तो धारा 403 के अंतर्गत क्या हुआ, दुर्विनियोग हुआ। मान लो हमने कोई गाड़ी या घोड़ा कुछ भी, मान लीजिए घोड़ा खरीदा, हम उसको अपने पास ले गए, मतलब दोनों को राइट है, कोई भी ले जा सकता है, तो हम उसको ले आए कुछ समय के लिए, और उस गाड़ी को लाके हमने क्या कर दिया, बेच दिया। बेचने के बाद जो पैसा मिला वो पैसा पूरा के पूरा हमने रख लिया, तो क्या होगा जी, तो फिर ये दुर्विनियोग होगा। दुर्विनियोग ये होगा कि स्वाभाविक सी बात है, भले ही आपने बेचा, आपको बेचने का भी राइट है, आप बेचते तो उसकी जितना भी पैसा आया आप बराबर बराबर बांटते, क्योंकि उसके दो स्वामी हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने पूरा पैसा अपने पास रख लिया, तो ये क्या हुआ, ये दुर्विनियोग होगा, ठीक है। इसी तरीके से घोड़े का एक और उदाहरण आता है कि दो संयुक्त स्वामी है, दो संयुक्त स्वामी है मान लीजिए। अब जब दो संयुक्त स्वामी है तो एक स्वामी उनमें से क्या करता है घोड़े को, कि भैया सामने मेरा नुकसान भले ही हो जाए, सामने वाले का भी नुकसान करना है, उस घोड़े को गोली मार देता है। तो यहाँ क्या होगा, ये दुर्विनियोग होगा, क्या होगा, ये रिष्टि होगी, ठीक है। ये क्या होगा, रिष्टि। रिष्टि के उदाहरण में अपन इसको पढ़ेंगे, तो ये होगा रिष्टि। रिष्टि का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना सामने वाले को, भले ही हमारा नुकसान हो जाए तो हुए, लेकिन सामने वाले का फायदा नहीं होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, रिष्टि कहते हैं। रिष्टि मतलब नुकसान पहुंचाना, तो इसमें रिष्टि में भी इस तरीके का एक उदाहरण दे रखा है। तो दुराशय ये क्या कहते हैं, आपका आपराधिक दुर्विनियोग का अर्थ है कुल मिला के दूसरे की जो संपत्ति है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेना, या कह लीजिए अपराधिकृत रूप से किसी की संपत्ति का इस्तेमाल करना, जो क्या क्या कहलाता है, आपराधिक दुर्विनियोग कहलाता है। इसमें बेईमानी पूर्ण जो है आशय भी होना चाहिए। एक उदाहरण और आता है इसमें, का को राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता है, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा। का को 1 रुपया जो है राजमार्ग पर पड़ा मिलता है और वो उस रुपये को उठा लेता है, तो उसने कौन सा अपराध किया, उसने कौन सा अपराध किया, उसने कोई अपराध नहीं किया। आप कहोगे क्यों नहीं किया, देखिए अभी तक उसने खर्च नहीं किया, जैसे ही वो खर्च करेगा दुर्विनियोग हो जाएगा, केवल उठाया ही तो है, उठाने से अपराध नहीं हो जाता। अब उठाया उसके मन में क्या आता है वो बाद की बात है ना। तो एक व्यक्ति को मान लो उदाहरण के लिए, आपको रास्ते में जा रहे थे और एक पर्स मिला और आपने पर्स उठा लिया, तो उठाना मात्र कोई अपराध थोड़ी ना होता है। हाँ, उठा लिया, उसके बाद आपने पैसे निकाले, वो खर्च कर लिए, तो दुर्विनियोग हो जाएगा। 1 रुपये का सिक्का मिला, उसने उठाया, केवल उठाना अपराध नहीं होता, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है। अगर उठाने के बाद वो उसे खर्च कर देता तो फिर दुर्विनियोग हो जाता है, ठीक है। इस उदाहरण को ध्यान रखना, ये आता है। आगे देखेंगे, दुर्विनियोग में इतना ही जो है, ठीक है। अब 404 देखेंगे हम, इसमें जो सेक्शन 404 है, एक चीज और ध्यान में रखिए। मान लीजिए आपको कोई पर्स मिला, उसमें पैसे मिले, ठीक है। पैसे मिलने के बाद आपका फर्ज होता है कि उस व्यक्ति को ढूंढें,
ठीक है, आप एक तो कंडीशन ये है कि आपने ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया पैसे इस्तेमाल के लिए, तो वो दुर्विनियोग है ही है। आप मान लीजिए उस जो पर्स मिला उसमें ना किसी का नाम है ना पता है, आपने ढूंढने की खूब कोशिश की और बहुत दिनों तक आप उसे रखे भी रहे संभाल के कि भैया जो है व्यक्ति आएगा या ले जाएगा जिसका भी होगा, ऐसा बहुत कोशिश की आपने, एड सब निकाल दी लेकिन कोई नहीं आया, उसके बाद आपने उस पैसे को इस्तेमाल किया तो फिर दुर्विनियोग नहीं है, क्योंकि आपकी नीयत खराब नहीं है। आपने पूरे प्रयास कर लिए, भरसक प्रयास कर लिए, बहुत टाइम भी दे दिया, उसके बाद भी कोई नहीं आता है तो फिर भी एक तरीके से वो लावारिस मानी जाएगी, तो उसके बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो कोई अपराध नहीं। ठीक है, कोई अपराध नहीं क्योंकि आपने पूरा प्रयास करा। ठीक है, तो फिर कोई अपराध नहीं। अब इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे, 404 देखेंगे, सेक्शन 404। 404 कहता है मृत्यु के समय एक स्पष्टीकरण भी लिखे हैं इसमें, ये लिखा है कि केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत दुर्विनियोग है। ये कह रहा है कि अगर भले ही कुछ समय के लिए आपने दुर्विनियोग किया हो तो भी दुर्विनियोग है। कुछ समय के लिए कैसा कि किसी की संपत्ति, जो इसमें लिखा है का एक सरकारी वचन पत्र मिलता है जिस पर निरंक पृष्ठांकन है, मतलब खाली है, एक तरीके से चेक मिला और वो खाली था। का ये जानते हुए कि वह वचन पत्र आया का मतलब उसे पता था कि ये जो है चेक किसने लिखा है, उसको क्या करता है प्रतिभूति के रूप में जो है बैंक में रख देता है, गारंटी के रूप में वो चेक लगा देता है बैंक में कि भैया जब मेरे पास पैसा आ जाएगा इनको लौटा देंगे। नियत ये है कि भाई जब आ जाएगा लौटा देंगे। तो कुछ समय के लिए क्यों ना किया हुआ आपने दूसरे की जो अनुमति के बगैर उसका पैसे का धन का इस्तेमाल, किसी भी चल संपत्ति के इस्तेमाल, तो वो दुर्विनियोग की ही श्रेणी में आएगा। कुछ समय के लिए ही क्यों ना किया हो गया हो, वो दुर्विनियोग की ही श्रेणी में आएगा। ये छोड़िए, बस इतना ही बहुत है। 404 कहता है ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, मृत व्यक्ति के कब्जे में थी। ये कह रहा है ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति के कब्जे में थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति था, उसके कब्जे में कोई संपत्ति थी, और क्या हुआ, आपने सीधा सीधा उदाहरण है कि मान लीजिए, उदाहरण से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि एक व्यक्ति था, इसमें उदाहरण लिखा या के कब्जे में एक फर्नीचर और धन था, वह मर जाता है, उसका सेवक का उस धन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व जो कि कब्जेदार का हकदार है बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, कान ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया। अब देखिए क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसके कब्जे में, मान लो कोई व्यक्ति हो, मान लो बूढ़ा बुजुर्ग हो, कोई अकेला रहता था घर में, कोई उसका जो है उसके साथ नहीं रहता था, एक नौकर था, एक वो था। वो बूढ़ा व्यक्ति के कब्जे में स्वाभाविक सी बात है जब रहता होगा तो तमाम सामान होगा, तो उसके उसके पास भी तमाम तरीके का जो है सामान था, कीमती सामान था। और वो व्यक्ति की अचानक से मान लो मृत्यु हो जाती, मर गया जी, डेथ हो गया, और इसका जो नौकर था, इसका नौकर ने कहा कि अब ये तो मर गया, कोई तो यहाँ आता जाता नहीं था, जिस संपत्ति जो भी है, जो भी इसके पास जो भी फर्नीचर वगैरह है, धन वगैरह है, बोले इसके बारिश आने से पहले बोले गोल कर दो, क्योंकि बारिशों को क्या पता, बोले कोई कभी यहाँ आया ही नहीं है, क्या पता पड़ेगा। तो उसका नौकर क्या करता है, वो सारी चीज वहां से हटा देता है, ना तो ना पता पड़ेगा, मतलब जब पता ही नहीं पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल कौन करेगा, नौकर करेगा। तो बेईमानी पूर्ण तरीके से वो नौकर उसकी संपत्ति जो है उसके घर में से हटा देता है, या कह लीजिए छिपा देता है, हटा के ले गया, अपने घर ले गया। तो ये बात आ रही कि नौकर ने कौन सा अपराध किया, नौकर ने चोरी किया कि दुर्विनियोग किया। देखिए चोरी तो अपराध क्यों नहीं बन रहा है, ये चोरी अपराध इसीलिए नहीं बन रहा है कि चोरी के लिए कब्जा जरूरी है। चोरी के लिए क्या जरूरी है, कब्जा। आज जब व्यक्ति मर ही गया तो कब्जा तो संपत्ति पर रह नहीं गया, कब्जा विहीन हो गई संपत्ति। एक मृत आदमी क्या संपत्ति का कब्जेदार हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हाँ, इसके कब्जेदार आते, उसके बाद करता तो चोरी हो जाती, लेकिन अभी तक तो कोई वारिस आया नहीं, उसके बीच में ही इसने क्या किया, संपत्ति को वहां से हटा दिया। तो ये क्या, कौन सा अपराध हो जाएगा, ये आपका दुर्विनियोग का अपराध हो जाएगा, है।
तो ये भी दुर्विनियोग माना जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि एक मृत व्यक्ति के कब्जे में से अगर कोई संपत्ति हटाई जाती है तो वो कौन सा अपराध है, चोरी का अपराध है या दुर्विनियोग का अपराध है। तो आपको लगाना है ये दुर्विनियोग का अपराध है। चोरी इसीलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें कब्जा नहीं है। मृत व्यक्ति किसी चीज का कब्जा ले सकता है क्या, बताइए, नहीं ले सकता ना। तो जब आदमी मर ही गया है तो उसका संपत्ति पे कब्जा तो रह ही नहीं गया, वो खुद ही के खुद जो है डेड बॉडी बन गया। जब डेड बॉडी बन गया, संपत्ति प्रॉपर्टी खुद ही बन गया, तो उसका कब्जा क्या रहेगा किसी पे, तो कब्जा विहीन हो गई संपत्ति। जब कब्जा विहीन हो गई तो चोरी का अपराध बनेगा नहीं, तो चोरी का अपराध नहीं बनेगा तो काय का अपराध बनेगा, दुर्विनियोग का अपराध बनेगा। ठीक है, आपको क्या लगाना है इसमें, दुर्विनियोग। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति दुर्विनियोग करेगा तो इसमें सजा लिखी है उसकी जुर्माने से, तो वो दोनों में से किसी जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय। तो इसमें 3 वर्ष तक की सजा है, 3 वर्ष। हालांकि सजा नहीं पूछेंगे इसमें, केवल इसमें अंतर पूछेंगे आपसे कि कौन सा अपराध हुआ है, चोरी हुई है या दुर्विनियोग। तो सेक्शन याद रख लेना, और ये याद रख लेना कि इसमें जो है अपराध चोरी ना बन के कौन सा बनेगा, दुर्विनियोग। तो इसमें 3 वर्ष तक की सजा है, और जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अब देखिए, ये तो 2 सेक्शन हो गए। अब पढ़ेंगे अपन न्यास भंग। 405 में जो है आपका क्या है, न्यास भंग है। लगभग एक ही टाइप के अपराध हैं, एक ही जैसे अपराध है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है दुर्विनियोग न्यास भंग में। 405 सेक्शन जो है 405, ये क्या है, न्यास भंग। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है न्यास भंग के बारे में, आपराधिक न्यास भंग। ठीक है, तो ये भी जो है एक अपराध है न्यास भंग, सेक्शन 405। तो न्यास भंग देखते हैं। न्यास भंग का अर्थ क्या होता है, जो कोई किसी संपत्ति या संपत्ति को अख्तियार मतलब हक रखता है, और किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है। न्यस्त का मतलब होता है सौंपना, कुल मिला के न्यस्त का मतलब होता है सौंपना। मतलब आपने सौंपी किसी को संपत्ति, आपने खुद जाके दी। न्यास भंग में अंतर यही होता है, न्यास भंग में जो होता है कि आप स्वयं जाके दूसरे व्यक्ति को संपत्ति देते हैं। अब आपने देखा होगा ना, आपने सुना होगा, गांव में भी लोग कहते हैं, शहरों में भी कहते हैं कि भाई वो हमारे संग बेईमानी कर लिया, हमने उसको दिया था रखने को और वो पचा गया, तो वो न्यास भंग है। वो क्या है, न्यास भंग है। तो उसी तरीके का ये अपराध है। ये कहता है कि न्यास भंग का अर्थ है कि आपने किसी को न्यस्त की थी संपत्ति, न्यस्त मतलब रखने को दी थी कि भैया तुम इसको संभाल के रख लेना, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे, या मान लो हम जो है कहीं जा रहे हैं, इसके बदले में हम तुम्हें दे जा रहे हैं, और जब हम लौट के आए तो हमें वापस कर देना। ये जनाब ने क्या करा, ये आपको लौटाई नहीं, तो ये कौन सी क्या हुआ, ये न्यास भंग हुआ। मतलब क्या कहते हैं, विश्वास में भंग, विश्वास भंग करना। न्यास भंग का मतलब एक तरीके से विश्वास भंग करना, विश्वास भंग करना। आपका विश्वास तोड़ दिया, विश्वास भंग कर दिया, और आपकी संपत्ति उसने क्या कर लिया, पचा लिया, तो इसको कहते हैं विश्वास भंग। तो ये इसी तरीके का अपराध है। इसमें क्या होता है कि आपने जब किसी संपत्ति किसी को दी है कि भैया जब तक, या फिर आपने 2 तरीके से संपत्ति देते हैं। एक तो आपने इस तरीके से दी संपत्ति की सुरक्षित रखना, इसको जब हम आए लौटा देना। एक वो होता है कि भैया तुम्हें जरूरत है तुम इस्तेमाल करते रहो, और जब तुम्हारा इस्तेमाल पूरा हो जाए, तुम्हारी मतलब जरूरत पूरी हो जाए, लौटा देना। उसने इस्तेमाल भी कर लिया और फिर भी नहीं लौटा रहा, तो वो भी न्यास भंग है। ठीक है, इसमें फर्क ये रहता है कि इसमें संपत्ति आप खुद देते हो, आप खुद देते हो, उसके बाद नियत खराब हो जाती है उस व्यक्ति की, वो लौटाता ही नहीं है, बहाने बनाता है, लौटाता नहीं है, या मना कर देता है सीधी सीधी। मतलब वो कोई अलग मैटर है कि वो कैसे मना करता है, वो मना कर देता है, कुल मिला के आपको देता नहीं है, पर हड़प लेता है कुल मिला के। तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है न्यास भंग कहते हैं। परिभाषा देखिए क्या कहती है, ये कहती है जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर अख्तियार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यस्त निर्वहन किया जाना है उसको विहित करने वाली किसी विधि के निर्देश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है। व्ययन मतलब बेच देता है, या तो उपयोग करता है सुन, या उसको बेच देता है। व्ययन करता है
या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करना देना सहन करता है, वह आपराधिक न्यासभंग करता है। तो सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि जब आपको ना किसी की संपत्ति सौंपी तो वो व्यक्ति या तो अपने उपयोग के लिए उसे रख लेता है या उसको बेच देता है, या किसी दूसरे व्यक्ति को जो उसके अधीनस्थ है उसको ऐसा करने देता है, या कुछ नहीं है, बस करने देता है, या कह लीजिए कि अपने लिए जो है उसको परिवर्तित कर लेता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको जो है न्यासभंग कहते हैं। इसमें भी उदाहरण जो है, इसमें जो स्पष्टीकरण लिखे हैं दो, एक तो स्पष्टीकरण लिखा है कि जो व्यक्ति किसी स्थापन का नियोजक होते हुए, चाहे वह कर्मचारी निधि, ये उदाहरण दे रखे हैं, कर्मचारी निधि का एक उदाहरण दे रखा है इसमें उदाहरण दे रखा है कि मान लीजिए जैसे पेंशन वगैरह कटती है ना, कोई व्यक्ति जो है लोगों की तनख्वाहें वगैरह, पेंशन वगैरह जो है काटता है। आप तो पेंशन कटवा रहे हो कि भैया हमारा या फंड में कटता है पैसा, उस तरीके से जो भी व्यक्ति जो पेंशन काटता है, बाबू क्लर्क जो भी होता है, आपकी तनख्वाह समय से जो सैलरी काटता है, आप तो कटवा रहे हो हर महीने। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति जो है उस फंड में पैसा डाल ही नहीं रहा, वो बीच में ही खा जाता है। आप सोच रहे हो कि भैया आपका पैसा कट रहा है, फंड में जा रहा है, और वो फंड में जा ही नहीं रहा है। तो ये क्या है? ये न्यासभंग है। ये कौन सा अपराध है? ये न्यासभंग का अपराध है। जो व्यक्ति हकदार है उस चीज को करने का और उस तरीके का ना करके क्या करता है, वो उसको उसमें डाल ही नहीं रहा है, वो अपने लिए ही उसको इस्तेमाल कर ले रहा है। तो ये क्या है? ये न्यासभंग है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का इसमें जो है बचत में जो आप पैसा जमा करते हो, तो ये कौन सा अपराध होगा? ये न्यासभंग हुआ। मतलब सामने वाला व्यक्ति तो पैसा डाल ही नहीं रहा, आप सोच रहे हो कि हम लोग हर महीने कटा जाते हैं 2-4 हजार रुपए जो भी, और वो उसको डालते ही नहीं है, वो अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो ये कौन सा अपराध है? ये न्यासभंग का अपराध है। ठीक, इसमें एक उदाहरण भी है, का एक मृत व्यक्ति की बिल का निष्पादक होते हुए उस विधि में की जो चीज वस्तु को बिल के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निर्देश देती बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस चीज वस्तु को अपने उपयोग के लिए नियुक्त कर लेता है, का ने आपराधिक न्यासभंग किया है। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति बिल का निष्पादक होते हुए, कोई व्यक्ति बिल का निष्पादक होते हुए, मान लो हमने बिल लिखी, किसी वकील से बिल लिखवाई, और वकील साहब क्या थे? बेईमान थे। उन्होंने क्या करा? उन्होंने बिल जो है पहले तो लिख ली, और जब बिल का निष्पादन का समय आया, या निष्पादक होते हुए, या मान लो कोई निष्पादक है, वकील बिल का जो है निष्पादक है, उसको बिल का निष्पादन कराना था, तो उसने क्या हुआ, जब बिल तो कब खुलती है? जब व्यक्ति मर जाता है। तो व्यक्ति मरने के बाद उसने क्या किया? वो जो बिल वो लिख के गया था व्यक्ति, उसने क्या करा? वो उस बिल को अपने नाम ही करा लिया। तो ये क्या है? ये जो है आपका क्या हो गया? ये भी जो है न्यासभंग का अपराध हो गया। न्यासभंग का मतलब इसलिए क्या है? एक प्राधिकृत व्यक्ति होता है इसमें, जिसपे आप भरोसा करते हो, जिसको आप देते हो, सौंपते हो जिम्मेदारी, और वही व्यक्ति क्या करता है? आपसे साथ दगा कर देता है, और वो अपने लिए उसका क्या कर लेता है? संपरिवर्तन कर लेता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको जो है न्यासभंग कहते हैं। एक उदाहरण और है भंडागारिक का। भंडागारिक का मतलब जो होता है, जो वेयर हाउस वगैरह चलाते हैं, इस तरीके का एक व्यक्ति होता है। उसमें जो है, जैसे कि नॉर्मली आप कहीं जाते हो, ट्रांसफर वगैरह होता है, अब आपके पास ज्यादा सामान है और आप ले नहीं जाना चाहते, और आप सोच रहे हो घर पे सुरक्षित नहीं रहेगा, तो वो वेयर हाउस का जो मालिक था, आपने उससे बात कर लिया, और उससे आपने क्या कहा कि भैया ये जब हम 2-4 महीने के लिए, जितने भी महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, ये सामान जो है हमारा, आप अपने स्टोर हाउस में या वेयर हाउस जो भी है आपका, उसमें जो है संभाल के रखना, बाद में जब हम आएंगे ये सामान अपना जो है आपसे ले लेंगे, जो भी आपका किराया होगा वो हम आपको दे देंगे। आपने क्या किया? स्वयं जाके उसको सौंप दिया, न्यस्त किया, और उस व्यक्ति ने क्या किया? आपका सामान बेच बाच के अलग किया, मतलब या पैसे बना लिए। तो ऐसा वो अपराध क्या बना? वो अपराध जो है आपका क्या बनेगा? न्यासभंग का अपराध बनेगा। ठीक है, तो वो अपराध भी न्यासभंग हुआ, चोरी नहीं होगा। चोरी इसलिए नहीं होगा कि यहाँ संपत्ति आप खुद सौंप के आ रहे हो, कब्जे से वो नहीं हटा रहा, वो आपसे हटा नहीं रहा, ना वो मांगने आ रहा है, आप जाके खुद सौंप के आ रहे हो, बस वो क्या कर रहा है? वो आपका विश्वास तोड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा अपराध अगर वो करता है तो वो न्यासभंग माना जाएगा। या कह लीजिए जो संविदा है होती है आपके बीच में, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति जो भी संविदा है, उसका क्या कर रहा है? वो व्यक्ति अतिक्रमण कर रहा है, उसको भंग कर रहा है। तो आपराधिक न्यासभंग के लिए जो दंड है आपका 406 से 409 में जो है दंड का जो है प्रोविजन किया गया है। 406 में जो है आपराधिक न्यासभंग के लिए जो है सेम दंड है। 406 में दंड है 3 ही वर्ष तक का, इसमें भी दंड है 3 वर्ष तक का कारावास, या फिर जो ये और जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो है न्यासभंग के जो है प्रकार है 407, 408
और आपका 409। ये बहरा किन किन व्यक्तियों की, ये अलग अलग श्रेणियां बना दी। ये कहता है वाहक, घटवाल या भंडागारिक द्वारा आपराधिक न्यास भंग। वाहक, ये श्रेणी बना दी, एक तरीके से प्रकार बना दिए, जैसे चोरी में बनाए थे ना, ऐसे इसके प्रकार बना दिए कि ये लोग अगर करेंगे तो इनको थोड़ी सजा ज्यादा होगी। ये नॉर्मल आपराधिक न्यास भंग के लिए सजा है, और ये उनके लिए सजा है जो वाहक है, घटवाल है, या कौन सा है, या भंडागारिक है, इनके द्वारा किया जाता है तो सजा बढ़ जाएगी। मतलब कुल मिला के वाहक मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला है, जो आपका माल एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाता है, ये गमन करेगा, या घटवाल होता है, या फिर भंडागारिक जो वेयर हाउस में आपने सामान रखा, ये लोग करते हैं, तो इनके लिए जोड़ी थोड़ी जो है सजा की मात्रा बढ़ जाएगी। इनके लिए सजा की मात्रा हो जाएगी 7 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष। ठीक है, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है। अब यही लोग बेईमानी करेंगे तो फिर क्या होगा, तो इसलिए इनके लिए जो है सजा की मात्रा क्या है, बढ़ गई। ठीक है, ये तीनों में जो है आपकी सजा की मात्रा, ये दोनों में 407 और 408 में 7 ही वर्ष है। लिपिक या सेवक द्वारा किया जाता है, लिपिक करता है, आपका खुद का लिपिक है या फिर आपका सेवक है, इनके द्वारा न्यास भंग किया जाता है तो भी इनको 7 वर्ष तक की सजा होगी। बस सजा का प्रोविजन है, इसमें बढ़ जाएगी क्योंकि ये विश्वास पात्र लोग हैं, और यही लोग करेंगे तो इनको जो है सजा जड़ी जो है ज्यादा होगी। लोक सेवक अगर करता है 400 500 409 में जी लोक सेवक वगैरह के लिए लिख दिया। लोक सेवक है, बैंकर है, लोक सेवक है कोई, या कोई बैंकर है, मतलब बैंक का कोई कर्मचारी है। बैंकर मतलब जो पैसों का लेन देन करता है, बैंकर कहलाता है। व्यापारी है, कोई अभिकर्ता है, ये सब इसी में आ जाएंगे। व्यापारी है, कोई अभिकर्ता है, इनके लिए सजा और ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये थोड़े ये इनसे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। लोक सेवक हो गया आपका, बैंकर हो गया आपका, है ना, ये इन लोगों के लिए सजा जो है आजीवन कारावास या फिर जो है 10 वर्ष तक का जो है कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। बस सजा का अंतर है और कुछ नहीं। ये लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं तो इनके लिए सजा ज्यादा होगी। 409 में लोक सेवक, बैंकर वगैरह हैं, ये लोग। अब बैंक वाले ही आपसे गमन कर दे, आप पैसा जमा करने जाते हो, बैंक वाले ही आपका पैसा जमा करता नहीं, नकली रसीद पकड़ा देता है हर बार। पता पड़ा बैंक वाले ने गमन कर लिया, कोई आप अपनी फंड में पैसा कटाते हो, लोक सेवक है, कोई शासकीय नौकरी करते हो, आप कोई लोक सेवक है, वो गमन कर रहा है, तो इन लोगों के लिए जो है सजा थोड़ी ज्यादा है, 10 वर्ष तक की है इसमें आजीवन कारावास, या फिर जो है 10 वर्ष तक के कारावास से ऐसे लोगों को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो ये 2 धाराएं थी। इसके बाद जो है 410 से लेके 414 में जो है आपकी चुराई हुई संपत्ति के विषय में अपराध है। 400 जो है 10 से 414 जो है आपकी चुराई हुई संपत्ति के बारे में, अपराध के बारे में बताती है। देखिए धारा 410 से सीधा देखेंगे 414 तक। 410 से 414 तक जो है आपकी ये चुराई हुई संपत्ति के विषय में अपराध है। चुराई हुई संपत्ति, चुराई हुई संपत्ति के विषय में अपराध है, मतलब जो चोरी की संपत्ति होती है तो खरीदना, बेचना और उसके संबंध में जो है अपराध है। तो धारा 410 क्या कहती है? 410 इंपॉर्टेंट धारा है, याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं। 410 में क्या है? चुराई हुई संपत्ति है आपकी। चुराई हुई संपत्ति के बारे में कहां बताया गया? सेक्शन 410 में। 410 में क्या है? चुराई हुई संपत्ति, बस इतना याद रखना, हेडिंग याद रखना। चुराई हुई संपत्ति को 410 में जो है आपके बताया गया है। तो कौन कौन सी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत आती है, ये याद रखना है। कौन कौन सी संपत्ति आती है? जो लूट के द्वारा प्राप्त की गई हो। देखिए लूट में भी तो चोरी शामिल होती है, तो जो संपत्ति लूट में प्राप्त की गई हो वो भी चुराई हुई संपत्ति मानी जाएगी। जो संपत्ति उद्धापन में प्राप्त की गई हो, उद्धापन वगैरह जो आपने पढ़ा था, तो उद्धापन में प्राप्त की गई हो वो भी चुराई हुई संपत्ति की श्रेणी में आएगी। इसके अलावा डकैती में जो संपत्ति प्राप्त की गई हो वो भी चुराई हुई संपत्ति की श्रेणी में आएगी। इसके अलावा आपराधिक दुर्विनियोग में जो संपत्ति प्राप्त की गई हो, आपराधिक दुर्विनियोग जो अभी अपने पढ़ा, तो वो भी आपकी जो है चुराई हुई संपत्ति की श्रेणी में आएगी। आपराधिक न्यास भंग की संपत्ति भी जो है चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत आएगी।
बस इतना याद रखना है आपको, इतना सा याद रखना है कि चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत आते हैं लूट, उद्दापन, डकैती, दुर्विनियोग और न्यासभंग। इनके भीतर जो संपत्तियां आती हैं जो चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत आती है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, एक तो सेक्शन बेस क्वेश्चन बनता है कि चुराई हुई संपत्ति के बारे में बताया गया धारा 410 में। इस एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये पूरे ऑप्शन इनमें दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती। मोस्टली आपको यहाँ दे देते हैं छल, उन्होंने लिख दिया छल, और जो बाकी तीन ऑप्शन इनमें से रख देंगे। तो आपको ये छांटना है कि इसमें से कौन सा जो अपराध है वो उसकी संपत्ति जो है चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती। तो यहाँ छल तो है आई नहीं है, तो छल की संपत्ति जो है चुराई हुई संपत्ति नहीं होती यानी कि। तो या कोई और अपराध रखते, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लूट की संपत्ति है, उद्दापन की है, डकैती की है, दुर्विनियोग की है और आपकी न्यासभंग की। तो ये 5 प्रकार की जो संपत्तियां हैं ये ही संपत्तियां चोरी की संपत्तियां मानी जाती है। इसके अलावा अन्य कोई अपराध में जो संपत्तियां आएंगी वो चोरी की संपत्ति नहीं होगी। तो इस तरीके से 5 में से कोई 3 चीजें इसमें से रखेंगे और एक चीज जो है अलग रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है इसमें से ध्यान रखना है। जैसे कि छल के माध्यम से प्राप्त की गई जो संपत्ति होती है वो चुराई हुई संपत्ति में नहीं आती, ये आपको याद रखना है। दूसरा एक चीज और याद रखेंगे कि अगर कोई चुराई हुई संपत्ति है, कोई चुराई हुई संपत्ति है और अगर वापस वो चुराई हुई संपत्ति आपके कब्जे में आ जाती है, जैसे कोई संपत्ति चोरी हो गई थी आपकी, चोरी होने के बाद घूम फिर के वो संपत्ति आपके पास आ जाती है दोबारा से, तो वो संपत्ति फिर चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगर कोई संपत्ति चुराई हुई संपत्ति है उसके बाद वो संपत्ति घूम फिर के आपके पास आ जाती है और भले ही आप नहीं जानते हो कि वो चुराई हुई संपत्ति है और उसको ये समझते हैं या चुराई हुई संपत्ति जान करके बेचते हैं, आपकी है भूल गए, आपको ध्यान नहीं, लेकिन आपकी थी आपके पास आ गई, तो फिर वो चुराई हुई संपत्ति की विषय वस्तु नहीं होती। यानी कि कोई संपत्ति आपकी है और घूम फिर के वो आपके पास दोबारा से आ जाए तो वो फिर चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती, ठीक है। चुराई हुई संपत्ति दोबारा आपके पास आ जाए तो वो चुराई हुई संपत्ति नहीं रहती, क्योंकि इसीलिए नहीं रहती कि वो आप ही की थी और आपके पास फिर से आ गई, किसी भी तरीके से आई हो। अब देखिए इसमें जो है इसके लिए जो है दंड है चुराई हुई संपत्ति के लिए 411, 12, 13 और 14 में 411, 412, 413 और जो है 414, 414 ये इसमें जो है इसके दंड है। ये खैर हालांकि ये कोई क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दंड वाले, बस इतना सा इसमें जो दंड है वो इंपॉर्टेंट है। अब 411 कहता है चुराई हुई संपत्ति को ज्ञान या विश्वास का कारण ना रखते हुए उसे बेईमानी से प्राप्त करना। ये कह रहा है चुराई हुई संपत्ति होने का ज्ञान या विश्वास का कारण ना रखते हुए, मतलब कोई ज्ञान या विश्वास का कारण नहीं था फिर भी जो है उसको आपने क्या किया अपने पास जो है उसको बेईमानी से जो है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें जो है सजा 3 वर्ष है। कितनी सजा है? 3 वर्ष। कि ना जानते हो बेईमानी पूर्ण वगैरह जो है आपका, मतलब चुराई हुई संपत्ति होने का ज्ञान या विश्वास का कारण रखते हुए उसे बेईमानी से प्राप्त करना या रखना, मतलब आप जानते थे कि वो संपत्ति चोरी की और बेईमानी से रख लेते कि चोरी का माल है सस्ता मिल रहा है रख लो, तो ये 3 वर्ष तक की इसमें जो है सजा है या फिर जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। 412 में डकैती, अगर वो संपत्ति जो है चोरी की तो है लेकिन अगर चोरी में भी डकैती की है, अगर मतलब डकैती का माल अगर खरीद रहे हैं तो ये सेक्शन थोड़ा सा याद रख लेना आप, है डकैती, ये लूट डकैती, जो डकैती में जो संपत्ति प्राप्त की जाती है वो आप जानते कि भैया जी डकैती में जो है विषय वस्तु रही या डकैती में जो है प्राप्त की गई है। तो अगर इस तरीके की संपत्ति खरीदोगे तो स्वाभाविक सी बात है सजा ज्यादा होगी, आजीवन कारावास या फिर जो है 10 वर्ष तक का जो है कारावास से जो है दंडित किया जाएगा। 412 में अगर डकैती की संपत्ति है और आप जानते हो इस तरीके से डकैती की संपत्ति है तो फिर जो है आप जो है आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जाएगा, आपको दंडित किया जाएगा जानबूझ के। 413 कहता है चुराई हुई संपत्ति का होने का ज्ञान या विश्वास का कारण रखते हुए उसे अभ्यास से प्राप्त करना या व्यापार करना। जी बिजनेसमैन है, अभ्यास का मतलब है ये हैबिचुअल आदमी है, ये चोरी का माल खरीदता बेचता है,
इस तरीके अभ्यास से व्यापार करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है सजा सेम यही है, आजीवन कारावास, और आपका जो है 10 वर्ष तक के कारावास से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जाएगा। जो हैबिचुअल है, चोरी का माल खरीदते बेचते उन लोगों के लिए 413। 414 कहता है चुराई हुई संपत्ति का ज्ञान या विश्वास होने का कारण रखते हुए उस संपत्ति को छिपाना या वैनित करने में सहायता। तो ये सहायता है। सहायता का मतलब आप जानते हैं कि जो चोरी का माल है वो दूसरे व्यक्ति को जो है उसको छिपाने में जो है मदद करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऐसे में जो हेल्प करने वाला व्यक्ति उसको जो है 3 वर्ष तक की सजा है, 3 वर्ष तक की सजा, या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। तो सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है, बस एक तो ये सेक्शन है, अदर क्लियर है कि ये भी रख सकते हो, और ये तो आपको रखना ही है। 410 जो है सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका चुराई हुई संपत्ति। इसके बाद आता है छल। ये आपका 415 से जो है 420 तक जाता है छल। छल के बारे में पढ़ेंगे। 415 से जो है 420 तक जो है छल जाता है। ये भी कुछ सेक्शन है जो थोड़े बहुत पूछे जाते हैं कि भाई छल कहाँ परिभाषित है, न्यास भंग कहाँ परिभाषित है, दुर्विनियोग कहाँ परिभाषित है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। सेक्शन जो है आपका 415 से 420 तक पढ़ेंगे अपन। 415 से 420। 420 कहते हैं ना अपन, 420 ही वो छल की धारा है एक। तो छल, ये क्या है? छल। 415 में क्या दिया है आपका? छल दिया है। एक मिनट। तो भाई छल क्या होता है? छल एक तरीके से प्रवंचना है, मतलब दूसरे को बेवकूफ बनाना। बेवकूफ बना करके उसकी संपत्ति को ले लेना, उसको कहते हैं छल करना। छल का मतलब क्या होता है? प्रवंचना करना किसी के साथ। तो छल की परिभाषा कितने में दी गई है? आपकी 415 में जो है आपकी छल की परिभाषा दी गई है। तो छल कैसा है? संपत्ति के विरुद्ध ऐसा अपराध है जिसमें पहले किसी व्यक्ति को प्रवंचित करके उसकी सम्मति ली जाती है। क्या करके? प्रवंचित करके। प्रवंचित करके उसकी उसकी क्या ली जाती है? उसकी सम्मति ली जाती है, या कह लीजिए संपत्ति ली जाती है। सम्मति ली जाती। सम्मति ली जाती मतलब वो खुद तैयार हो जाता देने को। छल एक ऐसा अपराध है जिसमें आप कुल मिला के दूसरे व्यक्ति को प्रवंचित करते हो। प्रवंचित करने के बाद वो व्यक्ति, ठगना जिसको कहते हैं, तो वो व्यक्ति खुद आपको अपनी संपत्ति देता है कि भाई महाराज लो। जैसे कि महाराज होते ना कई, वो करते ना, वो ऐसा हो जाएगा बेलक पालक, उनने आपने बढ़िया आपको बताया और फिर आप उसकी बातों में आ गए, मुंह में आ गए और आपसे पैसे ऐंठे और चलते बने। तो वो होता है छल। छल क्या होता है? प्रवंचित करता है, लोग प्रवंचित करता है और उस प्रवंचना के अनुसरण में लोग खुद उसको दे देते हैं पैसा। तो उसको क्या कहते हैं? उसको छल कहते हैं, जिसको ठगना कहते हैं हम देसी भाषा में। तो ठगने वाले हैं जो छल करते हैं, छल कपट। तो ये छल कौन करता है? जो व्यक्ति आपको प्रवंचित करता है, कई बातों से, कई तरीके से हो सकता है प्रवंचना। फिर उसकी ऐसी सम्मति से, बेईमानी से या कपट पूर्वक उसे किसी संपत्ति से वंचित कर देता है। फिर इस व्यक्ति को, जिसको प्रवंचित किया है, उस व्यक्ति को बेईमानी से या कपट पूर्वक, कपट पूर्वक क्या करेगा? उसकी संपत्ति से उसको क्या कर देगा? वंचित कर देगा। उसकी संपत्ति से, उसकी संपत्ति से उसको वंचित कर देगा। तो ये क्या है? ये छल है। यहाँ बिल्कुल, हाँ, ये एक तरीके से ये कह लीजिए ये दिमाग का काम है। आदमी आपको दिमाग से ठगता है। इसमें आदमी आपको दिमाग से ठगता है। क्या करता है? वो दिमाग से खेलता है और आपको उल्लू बनाता है। उल्लू बनाने के एवज में आप खुद जाके उसकी समक्ष संपत्ति रख देते हो, और उस बेईमानी पूर्ण आशय से या कपट पूर्ण आशय से वो क्या करता है? संपत्ति से आपको वंचित कर देता है, और वो संपत्ति क्या करता है? खुद हड़प देता है। साथ है उसके शरीर, मन या संपत्ति के लिए क्षतिकारक कोई कार्य या लोप कराया जाता है। वंचित करके, साथ है यानी जानबूझकर उसके शरीर,
मन या ख्याति के लिए, मन या ख्याति के लिए मन या ख्याति के लिए कोई क्षतिकारी कोई कार्य लोप कराया जाता है, के लिए कोई क्षतिकारी कार्य या लोप कराया जाता है तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है छल करता है। कुल मिला के ऐसा व्यक्ति जो है ठगता है। ठीक है, साथ से उसके शरीर मन या ख्याति के लिए कोई क्षतिकारी कार्य कराया जाता है या लोप कराया जाता है तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति के साथ जो है छल का जो है अपराध करता है। एक उदाहरण है, का सिविल सेवा में होने का मिथ्या व्यपदेशन करके सा से या से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल ले लेने दे जिसका मूल चुकाने का उसका कोई इरादा नहीं, का छल करता है। ये सबसे अच्छा उदाहरण। सिविल सेवा का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति जो है दुकान पे पहुंचा, अपना मतलब जैसे आपने फिल्म देखी होगी, एक कौन सी थी, अक्षय कुमार की फिल्म थी, वो छल करते हैं लोगों से जाके, बैंक के अधिकारी कर्मचारी बन के पहुंच जाते हैं, है ना, ये असली घटना पे बनी है। तो इसी तरीके की जो है घटनाएं लोग करते हैं तो वो छल कहलाता है। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति क्या कहता है, सिविल अधिकारी होने का जो है झूठा ढोंग करता है कि भैया वो फलाना अधिकारी कर्मचारी है, किसी दुकान पे जाता है, अपना एटीट्यूड वगैरह दिखाता है, 2-4 चमचे ले जाता है, वो सर सर करके घूमते हैं और दुकानदार को लगता है कि भैया सही नए कलेक्टर साहब आ गए हैं, लगता है बोले ट्रांसफर हो गया था अभी आए हैं नए, बोले कलेक्टर साहब आए हैं। वो सामान वामान लेता है और कहता है अरे यार मेरा तो पर्स भूल आया, मैं घर पे, एक काम करो तुम सामान पहुंचा दो, पैसे मैं तुम्हारे जो है कल पहुंचा दूंगा। अब कौन अधिकारी जो बड़ा है उस पर विश्वास नहीं करेगा, दुकानदार विश्वास कर लेता है कि भैया कलेक्टर साहब है कल पहुंचा देंगे पैसे, और उस आदमी का तो ना पहुंचाने का कोई इरादा था, माल लेके रफू चक्कर हो जाता है, तो ये क्या करता है, वो छल करता है। तो ये उदाहरण दे रखा है सिविल सेवा का, ये क्या है, ये छल है। और ये बात भी ध्यान में रखना है कि जो छल का अपराध है वो ना केवल संपत्ति की अपहानि तक सीमित है। ऐसा नहीं कि केवल छल का जो अपराध है केवल संपत्ति की अपहानि तक ही सीमित हो, कि केवल उससे संपत्ति की हानि हुई हमें, ऐसा नहीं, केवल इसका दायरा जो है बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये, मतलब इससे ना केवल मतलब आपकी संपत्ति की हानि तक तो है ही है कि संपत्ति की हानि होती, संपत्ति चली गई, आपकी लोगों ने उल्लू बना दिया, वो तो है ही है। इसके अलावा इससे आपकी शरीर मन और ख्याति की अपहानि भी शामिल है। इसमें शरीर मन और ख्याति, इसकी अपहानि भी छल में शामिल है। ऐसा नहीं कि केवल संपत्ति की अपहानि होगी तो संपत्ति का नुकसान होगा, संपत्ति का नुकसान तो होता ही होता है, वो एक अलग बात है। इसके अलावा शरीर मन और ख्याति की अपहानि भी इसमें शामिल है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि शरीर को, आप कहोगे कि भाई शरीर की अपहानि में कैसा छल होता है, शरीर की अपहानि में का भी उदाहरण है। विवाह का झूठा वादा दिया आपने किसी को, एक शरीर की अपहानि है कि नहीं। तो विवाह का झूठा वादा करके प्रेमिका से सम्मति प्राप्त करना, ये क्या है, ये शरीर की अपहानि, ये भी तो छल है, तो ये भी छल में आएगा। तो इससे शरीर की अपहानि हुई, मानसिक प्रताड़ना उसे मिली, वो अलग है ना, ख्याति की अपहानि हुई वो अलग। तो ये ऐसा नहीं कि छल का अर्थ केवल केवल धन तक, धन की क्षति हो, इससे आपकी शरीर की भी क्षति हो सकती है, मन की भी हो सकती है और ख्याति की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण जैसे मैंने बताया, इसमें एक उदाहरण है विवाह का झूठा वादा वाला। ये आप रविंद्र चंद्र बनाम मरियम्मल है, रविंद्र चंद्र बनाम मरियम्मल का वाद है। रविंद्र चंद्र वर्सेस जो है मरी, थोड़ा अटपटा सा नाम है, यम्मल, मरियम्मल, ये का वाद है। ये आपका 1952 से 1952 से मद्रास का वाद है, इसीलिए ऐसा नाम है। थोड़ा पहले मद्रास, चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। इसमें शादी का वादा किया इनने और फिर शादी वादी नहीं करी, मतलब उल्लू बनाया इनको, छल किया इनके साथ। तो ये है शरीर की हानि इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखना, ख्याति, मन को भी नुकसान हुआ है ना, ख्याति की तो है ही बात। तो इस तरीके का जो है हानि हो सकती है। ऐसा नहीं कि छल है तो केवल संपत्ति की हानि होगी, शरीर की भी हानि हो सकती है। ठीक है,
किसी को झूठा वादा दे दिया, उसके बाद शादी नहीं किया, तो ये इसमें आता है। तो ऐसा नहीं कि छल में केवल संपत्ति का ही नुकसान होता है, शरीर का भी हो सकता है, आपकी मान प्रतिष्ठा का भी हो सकता है, आपका ख्याति का भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपके मन को भी नुकसान हो सकता है, आपकी भावनाओं से खेलना कहते हैं, है ना। तो कई तरीके से हो सकता है छल, केवल ऐसा नहीं कि संपत्ति का ही नुकसान हो इसमें। अब बात आती है कि भाई प्रवंचना क्या है। तो प्रवंचना शब्द को जो है कहीं भी जो है आपकी आईपीसी में जो है परिभाषित नहीं किया है। प्रवंचना का अर्थ बस आप इतना जान लीजिए कि सत्य जानने से किसी व्यक्ति को वंचित कर देना। प्रवंचना का अर्थ है सत्य जानने से किसी, सिंपल भाषा में कहें तो सत्य जानने से किसी व्यक्ति को वंचित कर देना, किसी व्यक्ति को वंचित कर देना। ठीक है, सत्य जानने से किसी व्यक्ति को वंचित कर देना एक तरीके से माया जाल है जी। इस तरीके की माया आपने चारों तरफ फैलाई कि उस व्यक्ति को फिर वही दिखता है। उदाहरण देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि बोले धन निकालने वाले आ गए, बोले बोले तुम वो पुराने जमाने के सिक्के लेके आओ, चांदी या सोने के जो भी हो आपके पास, बोले वो फलाने सन के होने चाहिए। फिर वो बोले जिंदा आता है, बोले रात में, वो बोले आरबीआई से पैसे निकाल के लाता है। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है। तो वो पुराने सिक्के वगैरह लेके गए, वहां क्या किया उन्होंने, सिक्के विक्के रख लिए और डंडों से पिटाई लगा के भगा दिया। तो ये भी छल है। ठीक है, इस तरीके से आपने दूसरों को एक माया जाल बना, कुछ थोड़ा बहुत कलाकारी तो कर ही लेते हैं, थोड़ी बहुत कलाकारी करके दिखाई, उसके बाद आप अचंभित हो गए कि देखो भाई ये बात तो सही है भैया। लोग पढ़ा लिखे होने के बाद भी भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं कई हुई, कुछ सालों पहले हुई। तो इसमें लोगों ने कई ले गए अपने घर के चांदी सोने के सिक्के उठा के कि भैया इतना ले जाएंगे, बोले कितने ले जाएंगे, फिर बोरों भर के पैसा आएगा, बोले बोरों बोरों भर के सोना चांदी आएगा। तो इस तरीके से ले जाए, वो क्या है, वो छल है, वो उसने माया जाल रखा, आपके माया जाल रचा, इस तरीके का माया जाल रचा उसने कि आप अब जो है सच और गलत में जो है फैसला ही नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक तरीके से क्या है, छल है। तो छल है ये। इसमें काफी उदाहरण दे रखे हैं। इसमें देखिए एक लिखा रखा है, एक वस्तु पर कूटकृत चिन्ह बनाकर या से साथ से प्रवंचना करके उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध निर्माता द्वारा बनाई गई है और उसे इस प्रकार उस वस्तु का क्रय करके और उसके मूल्य चुकाने के लिए या से बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, काने छल किया। ये कह रहा है आप कोई कूटकृत सिक्का हो सकता है या कोई चीज वस्तु हो सकती है, उस पर साइन, जैसे उदाहरण के लिए पेंटिंग है, आप जानते हैं जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं उनके पेंटिंग लाखों करोड़ों में बिकती हैं। तो अब कोई व्यक्ति मान लो कोई पेंटिंग वगैरह दिखा के कोई वस्तु आकृति दिखा के कह रहा है कि फलाने जो है उनकी है, उस पर नकली साइन वाइन करके आपने सोचा कि वाकई में होगी वो, और जबकि उसकी ऐसी है नहीं, किसी कॉपी है, वो कॉपी बना लिया और कॉपी बना के उनके जैसे साइन मार दिए और आपसे कह रहे हैं कि फलाने जो है आर्टिस्ट है उनकी है, और बोले इनकी बहुत कीमत है, और आपसे जो है वो 2 कौड़ी की जो पेंटिंग थी, कॉपी तो 2 कौड़ी की होती, उससे आपके जो है लाखों रुपए उसने आपसे क्या किए, वसूल लिए। तो वो क्या किया उसने, उस व्यक्ति ने जो है आपके साथ क्या किया, छल किया। ऐसे कई उदाहरण इसमें जो है आपके दे रखे हैं, ये आपको पढ़ने हैं। नकली चीजें देख को असली बता करके, है ना। तो ये क्या होता है, ये छल है। अब देखिए छली का आधे रूप हो जाता है प्रतिरूपण द्वारा छल। 415 में क्या है आपका, 416 में है प्रतिरूपण द्वारा छल। प्रतिरूपण द्वारा छल, इसका मतलब क्या है, केवल मतलब समझे, इसका मतलब क्या है। प्रतिरूपण का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति की आकृति को धारण कर लेना या दूसरा व्यक्ति बनकर किसी के साथ ठगी करना। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति जीवित हो या मृत हो या कोई व्यक्ति हो भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, है ना। अब आप कहोगे ऐसा कहते कि प्रतिरूपण का मतलब होता है दूसरे का रूप धारण कर लेगा। अब वो दूसरा व्यक्ति जरूरी नहीं कि वास्तविकता में हो या ना भी हो, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति है ही नहीं, पद होता है ना, पद तो होता है। आपने कहा कि फलानी जगह के, बोले आप जैसे दुकान पे गए, उछल कर रहे हो किसी व्यक्ति से, आप किसी की दुकान पे पहुंच गए और आपने कहा कि भाई हम इनकम टैक्स से आए हैं। अब वो फलाना व्यक्ति इनकम टैक्स में है ही नहीं। आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन के पहुंच गए और आपने छापा मारा, तो ये क्या है, ये भी प्रतिरूपण द्वारा छल है। या कोई मान लीजिए कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कहीं का राजा महाराजा बन के पहुंच गए कि फलानी जगह के हम स्टेट के राजा हैं, उस व्यक्ति, और जो उस व्यक्ति का नाम है, उस राजा का नाम है, वो अपने आप को बता रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी प्रतिरूपण द्वारा छल है। या मान लीजिए आपने कोई ऐसी नकली नाम बना लिया, कोई जानता नहीं है, सब सोच रहे फलानी स्टेट, और ऐसी कोई स्टेट है ही नहीं,
ऐसी स्टेट के बोले, फलानी स्टेट के बोले हम महाराज हैं, या फलाने जगह के हम बोले अधिकारी, वहां कोई ऐसा ना कोई शहर है ना कुछ है, तो वो भी क्या है, वो भी प्रतिरूपण द्वारा छल है। तो जरूरी नहीं कि प्रतिरूपण छल के लिए कोई जीवित व्यक्ति हो या कोई मृत व्यक्ति हो जिसका आप प्रतिरूपण करें, काल्पनिक व्यक्ति का भी हो सकता है और काल्पनिक चीजों का भी प्रतिरूपण हो सकता है। ठीक है, तो प्रतिरूपण मतलब उसका रूप धारण कर लेना। ठीक है, इस तरीके से जब किया जाता है तो उसको प्रतिरूपण द्वारा छल कहते हैं। केवल आपको सेक्शन याद रखना है, 400 जो है 16 में दे रखा है। उदाहरण भी जो है इसका देखिए, उदाहरण भी देख लीजिए। का उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है, उस आदेश द्वारा छल करता है, का ने प्रतिरूपण द्वारा छल किया। ये क्या कह रहा है, कोई बैंकर बन के गया कि कोई धनवान बैंकर है ये, और वो बैंकर की मृत्यु हो चुकी, उस वो बन करके जाता है, तो ये कौन सा छल होगा, ये प्रतिरूपण द्वारा छल होगा। दूसरा कहता है, खा जिसकी मृत्यु हो चुकी है होने का अपदेशन करके द्वारा का छल करता है, का ने प्रतिरूपण द्वारा छल किया। ये क्या कह रहा है, खा जिसकी मृत्यु हो चुकी होने का मतलब एक व्यक्ति जो पहले मर चुका था वो बन के पहुंच जाता, सामने वाले को क्या पता मरा है कि जिंदा, वो बन के पहुंच जाता, तो ये भी क्या है, ये भी प्रतिरूपण द्वारा छल है। कुल मिला के दूसरे का रूप धारण कर लेना। व्यक्ति जीवित हो सकता है, मृत हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। जीवित भी हो सकता है व्यक्ति, जीवित भी हो सकता है व्यक्ति, जीवित हो सकता है, मृत हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। तीनों हो सकते हैं किसी भी प्रकार का, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो काल्पनिक भी हो सकता है। तो तीनों प्रकार का हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई जीवित व्यक्ति की आवश्यकता पड़े या कोई मृत व्यक्ति की, ऐसा कुछ नहीं है। जीवित व्यक्ति भी हो सकता है, मृत भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, जिसका आप प्रतिरूपण द्वारा जो है छल कर रहे हैं, जिसको आप बता करके जो है दूसरे से क्या कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। तो ये याद रखना है, प्रतिरूपण द्वारा छल कितने में, आपका 416 में। अब देखिए 417 में जो दंड है, तो याद रखना 415 में जो है आपका जो है छल है और 416 में जो है प्रतिरूपण द्वारा छल है, दोनों को याद रखना। 417 क्या है, छल के लिए दंड है। सेक्शन जो है 417 में जो है दंड, सिंपल सा है, दंड कुछ नहीं है खास इसमें। देखिए जी लिखा है, जो कोई छल करेगा दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 1 ही वर्ष तक की इसमें सजा है, या फिर जुर्माना या फिर दोनों से जो है दंडित किया जा सकता। अब जो है 417 में दंड है इसका, ये भी पूछा जाता है कि छल के लिए दंड कहाँ है, तो 417 में जो है छल के लिए दंड है। 418 देखिए क्या कहता है, 418 कहता है, इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संपत्ति रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। सेक्शन जो है 418। 418 क्या है, 418 हित संरक्षक द्वारा छल। कुल मिला के हित संरक्षक द्वारा, हित संरक्षक द्वारा छल। सीधा सीधा याद रखें कि हित संरक्षक द्वारा छल मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपका हित संरक्षित रखता है, जिसको आपका हित संरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, वही व्यक्ति कुल मिला के जो है आपके संग छल कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए जो है इसमें दंड का जो है प्रोविजन किया गया है। अब हित संरक्षक व्यक्ति का मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति जो विधि द्वारा आबद्ध होते हुए या कोई विधिपूर्ण जो संपदा हुई है उसके द्वारा आबद्ध होते हुए आपका हित संरक्षित रखने के लिए जो है क्या हो, प्राधिकृत हो। ऐसा व्यक्ति कोई संपदा के अधीन हो सकता है या कोई विधि की प्रक्रिया के अनुसार हो सकता है आपका हित संरक्षित रखने के लिए। तो उस छल, तो उससे उसके द्वारा संरक्षित किए जाना वाला व्यक्ति जो है, जो संरक्षित किया गया था जिसके द्वारा, उस व्यक्ति को क्या होता है, कोई क्षति होती है। तो इसमें कितना सजा है, इसमें केवल 3 वर्ष तक की, 3 वर्ष तक का जो है कारावास या जुर्माना। इसमें है 3 वर्ष का जो है कारावास या फिर जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। 418 हो गया। अब इसके बाद देखिए 419 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड। ये भी, ये आपका काय का दंड है, प्रतिरूपण जो अपन ने पढ़ा था पहले उसका दंड है। 419 में काय का दंड है, फिर तो 417 और 419 दो चीजों सेक्शन याद रखना है आपको, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 417 में छल के लिए दंड है और 419 में जो है आपका प्रतिरूपण द्वारा जो है छल के लिए दंड है। ठीक, ये पूछा जाता है दोनों के, दोनों का दंड कहाँ कहाँ है। 417 में नॉर्मल छल के लिए दंड है और 419 में जो है आपका प्रतिरूपण द्वारा जो छल है उसके लिए जो है दंड की व्यवस्था की गई है।
और प्रतिरूपण छल को कहां परिभाषित किया गया है? 416 में। परिभाषित कहां किया गया है? 416 में। छल को कहां किया गया है? 415 में। तो ये याद रखना, 415 का दंड 417 में और 416 का जो दंड है 419 में, ये याद रखना है। ठीक है। प्रतिरूपण छल के लिए कितनी सजा है? 3 वर्ष। इसके लिए भी जो है 3 वर्ष तक की जो है कारावास का जो है प्रोविजन किया गया है। 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। अब देखिए 420। 420 तो सुना ही होगा आपने कि 420 करी। 420 मतलब छल ही होता है। 420 मतलब छल। छल एवं संपत्ति परिधान करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना किसी व्यक्ति को। 420 में क्या है? छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना किसी व्यक्ति को। छल एवं संपत्ति, छल एवं संपत्ति उत्प्रेरित करने के लिए, उत्प्रेरित करना, बस इतना ठीक है। छल एवं संपत्ति उत्प्रेरित करना किसी व्यक्ति से बेईमानी पूर्ण तरीके से, बेईमानी नहीं लिखा तो बेईमानी पूर्ण तरीके से। तो ये क्या है? दंड एवं प्रक्रियात्मक प्रकृति की धारा पर आधारित है। 420 जो है छल का सबसे गंभीर रूप है, ये याद रखें। 420 क्या है? छल का गंभीर रूप है। छल का सबसे गंभीर रूप है। ये 420 क्या है? छल का सबसे गंभीर रूप है, इतना याद रखेंगे। ठीक है। जो केवल संपत्ति के विरुद्ध अपराध तक सीमित है। अपराध काय तक है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। कैसा अपराध है? संपत्ति के विरुद्ध, ये तो आप जानते ही है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध तक सीमित है। ठीक है। संपत्ति के अपराध तक जो है सीमित है। ये जो अपराध कैसा होता है? संज्ञेय और अजमानती प्रकृति का अपराध है। किस प्रकार का अपराध है ये? संज्ञेय, चूंकि गंभीर है इसलिए संज्ञेय, और अजमानतीय प्रकृति का, अजमानती प्रकृति का जो है अपराध है। सबसे गंभीर है ना, इसीलिए संज्ञेय और अजमानती प्रकृति का जो है ये अपराध है। और इसके लिए कितना सजा है? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसमें कितनी सजा है? 7 वर्ष तक का कारावास और जो है जुर्माना है। इसमें सजा है आपकी 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। इसका इस धारा का क्या मतलब? ये इसमें क्या है? छलकर्ता द्वारा दी गई उत्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप प्रवंचित व्यक्ति ने किसी संपत्ति का प्रदान कर दिया हो या उसने कोई मूल्यवान प्रतिभूति रची हो या नष्ट कर दी हो। इसमें क्या होता है? जब आप किसी से छल करते हो तो स्वाभाविक सी बात है वो व्यक्ति आपको संपत्ति को या कोई मूल्यवान प्रतिभूति दे देता है, या जो है आपने जो मूल्यवान प्रतिभूति रची थी उसको नष्ट कर देता है, तो ये इस धारा के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो सबसे जो है गंभीर रूप जो है इसमें दिया गया है छल का। इसमें एक केस है, अब्दुल्ला का मामला है। इसमें अब्दुल्ला जी का मामला, अब्दुल्ला 1914 का मामला है। अब्दुल्ला 1914, केवल अब्दुल्ला 1914 के नाम से ही आता है, बनाम सम्राट। 1914 का जो मामला है, इसमें जो है क्या किया था इनने जो है अल्प मूल के जो है मतलब एक तरीके से नकली जो जेवरात थे उन्हें सोने का बता करके बेच दिया था। तो इसको जो है इस धारा के अधीन जो है 420 के अधीन क्या माना गया? दोषी माना गया। ठीक है। ये तो हो गया छल। इसके बाद कुछ धाराएं जो है आपकी और हैं, कपटपूर्व विलेखों और संपत्ति के बयानों के बारे में, जो 421 से जो है 424 तक में बताया गया है। 421 से जो है 424 तक में है कपटपूर्वक विलेखों से संबंधित। तो 420 बस इतना याद रखें कि 420 ही जो है छल का ही रूप है और सबसे गंभीरतम जो है रूप है। और इसमें जो है संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, और उसमें जो सबसे ज्यादा जो सजा है आपकी जो है 7 वर्ष तक की इसमें जो है सजा का प्रोविजन किया गया है। ठीक है। एक और देख लीजिए टॉपिक, कपटपूर्व विलेख और संपत्ति का बयान। कपटपूर्व विलेख जो है मतलब झूठे दस्तावेज वगैरह जो है लिखे जाते हैं उनके बारे में। 421 से 424 तक कपटपूर्ण विलेख, कुल मिला के झूठे दस्तावेज रचना, कपटपूर्ण झूठे दस्तावेज जो है फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह जो है रचने से संबंधित है। 421 से लेके 421 जो है 424 तक, बस इतना याद रखना है। ये हालांकि कोई खास नहीं है, नहीं पूछी जाती, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। 421 कहता है लेनदारों को कपट वंचित करने के लिए कोई संपत्ति को बेईमानी से कपट पूर्वक
अपसारित करना, छिपाना, परिधान करना या पर्याप्त प्रतिफल के बिना अंतरित कर देना। तो ये केवल आप पढ़ लेना, इनको ज्यादा ध्यान नहीं देना इन पे, ठीक है। ये क्या है, इसके बाद देखिए और आपका 424 421 क्या कहता है, लेनदारों को कपट वंचित करने के लिए किसी संपत्ति को बेईमानी या कपट पूर्वक अपसारित करना, छिपाना, परिदत्त करना या पर्याप्त प्रतिफल के बिना अंतरित करना। मतलब जो लेनदारों, जो आपसे लेना चाहता संपत्ति, उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं 421 के तहत। कपटपूर्ण तरीके से क्या कर रहे हैं, उसको संपत्ति को या तो अपसारित कर रहे हैं, छिपा दे रहे हैं या बेच दे रहे हैं। मतलब आपसे कोई लेने आया कोई चीज, जो हकदार है उस व्यक्ति का, आपने उससे पहले ही उस संपत्ति को निकाल दिया, आप बोले हमारे पास है ही नहीं, हम देंगे क्या, तो वो इसके धारा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। 422 कहता है, स्वयं अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को शोध किसी ऋण या मांग के भुगतान को कपटपूर्ण बेईमानी से निवारित करना। मतलब जो ऋण का भुगतान वगैरह करना था, किसी व्यक्ति को शोध था, मांग के भुगतान को कपटपूर्ण व बेईमानी से निवारित कर देना। इस तरीके के कोई चाल वगैरह चलना कि वो जो ऋण वगैरह वसूली वगैरह थी वो हमसे ना हो पाए, तो वो 422 के अंतर्गत आता है। 423 कहता है, किसी संपत्ति या हित को अंतरित करने या भार के अधीन करने के लिए बेईमानी से, कपटपूर्वक, मिथ्या कथन से युक्तियुक्त विलेख को हस्ताक्षरित करना, इस्पात करना, पक्षकार बनना। मतलब यही है कि आप संपत्ति बचाने वगैरह के लिए झूठे दस्तावेज वगैरह जो है रच लेते हैं, ताकि जो है आपसे वसूली वगैरह ना हो पाए, तो वो जो है 423 में आ जाता है। इसके अलावा 424 कहता है, बेईमानी से कपटपूर्वक किसी संपत्ति को छिपाना, अपसारित करना या किसी मांग या दावे को छोड़ देना। ये कह रहा है बेईमानी पूर्ण आशय से आप कोई संपत्ति को जो कपटपूर्ण तरीके से क्या करते हैं, छिपा लेते हैं या अपसारित कर देते हैं या किसी मांग या दावे को छोड़ देते हैं, तो वो धारा 424 के अंतर्गत आता है। तो ये धाराएं कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इतना ही इसमें ध्यान देना है बस। ये कुल मिला के जो है संपत्ति बचाने वगैरह के तरीके हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट रच लेना, दूसरों को, कोई आपसे पैसा मांगने आए उससे पहली चीज हटा दो, बोले हमारे पास आई नहीं, चोरी हो गई, बोले तुमने दी तो थी यार लेकिन वो चोरी हो गई, अब क्या करें। तो इस तरीके के जो है अपराध आते हैं। आपने झूठे ही अपने आप को दिवालिया घोषित करा लिया, आपने सोचा कि हमसे पहले बैंक से कर्जा ले लिया और फिर झूठे डॉक्यूमेंट लगा के खुद को दिवालिया घोषित करा लिया। तो इस तरीके के जो है अपराध इसमें जो है आते हैं। अब अपन कल देखेंगे रिस्ट्री, 425 से 440 तक जो है रिस्ट्री है। रिस्ट्री भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है रिस्ट्री। और उसके बाद जो है आपराधिक अतिचार, जो इसका लास्ट टॉपिक है इस अध्याय का। तो रिस्ट्री और आपराधिक अतिचार जो है कल देखेंगे, ठीक। चलिए।